ये करता हूं मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि ये विपक्ष वाले हर बार बोलते ही रहते हैं क्योंकि इनकी आदत सी बन गई है। इन्होंने कोरोना पे बोला, लॉकडाउन पे बोला कि एकदम क्यों लगाए, कोई हमने लोग थोड़ी थे उसके साथ, या फिर हम घर घर जाके यूं कहते कि यार लॉकडाउन लगाने में टाइम लगता है कि भाई घोषणा करने में तो घोषणा तो कर सकते हैं, कभी किसी दिन तो करनी पड़ेगी ना, कभी न कभी तो वो टाइम आएगा। या फिर धीरे धीरे सब पूरे देश में घूम के फिर होगा क्या? ठीक है। और इन्होंने अग्निवीर के बारे में भी बताया, राम मंदिर के बारे में बताया, तो उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा थोड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 16 जून और 2022 को अग्निवीर योजना की शुरुआत की। यह कोई एक रात में तैयार करके योजना नहीं लाई गई थी, ठीक है। ये योजना एक बड़ी और सोच विचार करके देश हित के लिहाज से इसको लाया गया। इसका मेन मकसद यह था कि हमारी फौज जवान रहनी चाहिए, साथ ही हमारे युवाओं को फौज में जाने का जज्बा है ना, वो तुरंत मिल जाएगा। मान्यवर जी, इस योजना के तहत अग्निवीरों को 30,000 से और 40,000 प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जो प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जो पहले साल से 21,000 प्रति महीने से शुरू होगी। इस 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को क्या ये कहीं सैलरी मिलती है? क्या नहीं मिलती है, ठीक है। 4 साल बाद जब अग्निवीर भारतीय सेना से रिटायर होंगे तो उन्हें रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा और 4 साल का सर्विस पूरा करने के बाद 25% अग्निवीरों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सोच समझकर सेना के अगले 10 साल के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया कि ज्यादातर सभी युवा जो 4 साल में हथियार वगैरह चलाने में सक्षम होंगे, तो भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो ये लोग रक्षा के लिए तत्पर होंगे। कहीं एकदम अगर संकट आ जाए तो हर जगह सेना को हम तैयार कर तो सकते हैं, पर कहीं एकदम संकट आ जाएंगे तो देश का जो भी मतलब युवा जो प्रशिक्षण लिया हुआ होगा वो उस मुकाबला करने में सक्षम होगा। अग्निवीर योजना के फायदे, तो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से देश में बेरोजगारी दर कम होगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर साल इस योजना के तहत करीब 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाए। मान्यवर, अग्निवीर पथ योजना के से भारतीय सेना में सैनिकों की कमी नहीं होगी। अग्निपथ योजना के तहत 17 साल 6 माह से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को नौकरी पा सकेंगे और ट्रेनिंग के बाद उन्हें 48 लाख रुपए की जीवन बीमा तथा 30,000 रुपए मासिक वेतन होगी। इस योजना के तहत नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। भारतीय सेना में अपना सर्विस पूरा करने के बाद अग्निवीरों को अन्य क्षेत्रों में नौकरी का अवसर मिलेगा। मान्यवर, अब मैं बात करूंगा 370 पर। तो अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के हटाने से है। अगर धारा 370 न होती तो 41,849 लोगों की जान न जाती। मान्यवर, उन 41,849 लोगों को याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 1989 से लेकर 2018 तक रक्तपात के भेंट चल गए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और घाटी के लोगों को कितना नुकसान किया। मान्यवर, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ। 370 और 35A के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, फला, फूला, पनपा और चरम सीमा तक पहुंचा। 370 और 35A के कारण ही गरीबी घर कर गई। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इस देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, लेकिन 370 के कारण वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया। मैं बताना चाहूंगा कि 370 हटने से पहले वहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, राष्ट्रपति शासन हुआ और राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए और 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा करने लगे। उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचा। ये अधिकार नहीं मिला उनको क्या? ये विपक्ष है ना, विपक्ष सामने जो बैठा है। मान्यवर, कोर्ट को हर जो मानता है, ठीक है, और ये कोर्ट को भी नहीं मानता है। क्यों कोर्ट क्यों नहीं मानता है? वो लास्ट अंतिम निर्णय लेता है, वो सही निर्णय लेता है। इनकी तो सिर्फ आदत सी बन गई है, कोई भी बात होते ना तो बस विपक्ष, हम विपक्ष। अरे विपक्ष हो तो सिर्फ बोलना ही आता है, आपको करना कुछ नहीं आता पैसा। मान्यवर, मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार थी। इस पर मैं कुछ आंकड़े देता हूं कि 2004 से 2019 तक
2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। मान्यवर 2011-12 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां 370 थी। मान्यवर वहां की शिक्षा की बात करें तो देश भर के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 में मिल गया था, सबको पता है। संविधान के अंदर सुधार हुआ, सबको एजुकेशन मिला, किंतु कश्मीर को नहीं मिला। 370 हटने से पहले क्यों नहीं मिला उनको अधिकार? क्या उसके लिए संविधान नहीं है? अरे भारत का संविधान क्या कश्मीर के लिए नहीं है? मैं बताना चाहता हूं, आखिरकार ये अधिकार हमारी सरकार ने 370 हटाने के बाद दिया। ठीक है, आगे अध्यक्ष महोदय, अब मैं बताना चाहता हूं आतंकवाद पर। मान्यवर आतंकवाद बढ़ा, पनपा, जन्मा और चरम सीमा तक फिर भी पहुंचा। मान्यवर मैं आपको बताता हूं कि समय समय पर 370 के कारण वहां आतंकवाद को मानने वाले युवाओं के मान को गुमराह करके वहां बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी कर दी थी और पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया। इसी कारण जम्मू कश्मीर में इतना आतंक फैला हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आज तक 41,894 से ज्यादा लोग मारे गए। वह स्वायत्तता की मांग उठी। पाकिस्तान 3 युद्ध हारने के बाद 88 में जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टॉपिक को स्वीकृति दी। इसके अंदर भी 370 का उल्लेख था। उल्लेख क्या था? उन्होंने कहा था कि 370 जब तक है तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ नहीं जुड़ सकता। और 88 में ऑपरेशन टॉपिक की शुरुआत हुई और 89 में यहाँ पर आतंकवाद शुरू हो गया था। इसका कारण भी 370। इस आतंकवाद के कारण 1990 से 2018 तक 41,894 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 1994 को लोकसभा, कब की बात कर रहा हूं? 1994 की, जब लोकसभा के अंदर एक चर्चा हुई थी जिसमें राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब तक धारा 370 है भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता, एक रूपता नहीं आ सकती। तब गुलजारी लाल नंदा ने क्या जवाब दिया कि बहुत सारे सदस्यों की भावना है पर अभी ये उचित समय नहीं है। उचित समय आने पर हम इस पर सोच विचार करेंगे और संवैधानिक कदम उठाएंगे। लेकिन मान्यवर वह उचित समय नहीं आया। वह उचित समय जब आया तब श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं होती। मान्यवर, मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर और देश हित के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए, जिगर, और वो जिगर नरेंद्र मोदी में। अब मान्यवर, मैं बात करूंगा राम मंदिर पे। आज ये जो विषय में लेकर उपस्थित हुआ हूं, ये विषय करोड़ों देशवासियों की तरह मेरे हृदय के करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये तो मान्यवर सिर्फ बात करेंगे राम मंदिर क्यों शुरू हुआ, वो भोली भाली जनता थी उनको बनाने के लिए। तो हमारे समय भोली भाली जनता थी, आपके समय पढ़ी लिखी थी क्या? हमने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया, उस समय भोली भाली थी जनता। तो आपके समय पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, इसलिए आप नहीं कर पाए क्या? सुनने की क्षमता रखी, सुनने की क्षमता रखी। अरे भाई साहब, सुनने की थोड़ी क्षमता रखो अंदर। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय अयोध्या में जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। मान्यवर, जब विपक्ष बोल रहा था हम बीच में नहीं बोले, ठीक है? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो गलत होते हैं ना उनको सिर्फ गलत ही अच्छा लगता है, सत्य कड़वा लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री देश के आदरणीय गृह मंत्री है। जब 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी व बाहरी आंगन पर रामलला का ही स्वामित्व है। मान्यवर जी, हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए और इस संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया। माननीय महोदय, भारत की प्राण वायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में भगवान श्री राम की महत्ता और अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित। हमारी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.7
उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर को फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया है। सभी देशवासियों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने राम मंदिर बनाने का फैसला लिया था और ये मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है और मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही पूर्ण होगा। अब मान्यवर जी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मार्गदर्शन देती है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।